जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का लेकर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जा रही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, UPSI हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया। हर तरह के क्वेश्चन पेपर का आपको संकलन मिल रहा है, डेली मिल रहा है। तो आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजियंस रेनडियर इज फाउंड? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला का सी ऑप्शन, टुंड्रा। तो ये जो है दोस्तों आपकी टुंड्रा जो एक प्रकार की है, ये प्रदेशों की एक टाइप है टुंड्रा प्रदेश, और मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा और तीसरा है अंटार्कटिका टुंड्रा। ठीक है, तो इस टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा घास का मैदान नहीं है। ठीक है, डाउन्स शीतोष्ण घास का मैदान, प्रेरीज, पंपास या फिर कंपास। तो इनकी अगर बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंपास जो है घास का मैदान नहीं है। जबकि आपके डाउन्स, प्रेरीज, पंपास, इसके अलावा और आपके सवाना जो कि अफ्रीका में है, कंपोज जो है आपके ब्राज़ील में है, लानोस आपका वेनेजुएला में है, प्रेयरी जो है आपका यानी यही जो प्रेरीज ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, पंपास जो है अर्जेंटीना, विल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी रूस। तो इस प्रकार से कुछ घास के मैदान दिए हुए हैं। दोस्तों बस आप लोग वीडियो लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए मैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस पेपर करा रहा हूं, और जो कि आप लोगों के हूबहू क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में छप जाएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो जो जनसंख्या के आकार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 123 का जो सही ऑप्शन होने वाला है। इन सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो जो थारू जनजाति है ये आपका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यानी भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन 125 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है उसकी व्यवस्था किस क्षेत्र में की गई है? जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको देखना है। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन जो ऑप्शन है तो ऑप्शन में किस ऑप्शन में सही मैच कर रहा है? मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में या फिर विधानसभा में? तो 126 का आपको बता दें तो पंचायती राज संस्थाओं में, और इसका लेकर कई बार जिक्र मैं कर चुका हूँ पहले भी। इसका लेकर थोड़ा संवैधानिक रूप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को जोड़ा गया था, जो कि 11वीं अनुसूची थी, और 12वीं सूची में नगर निकाय का निर्माण किया गया था। जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 का ये अधिनियम था। उसके बाद आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 40 में इसके लिए सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक में यह कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हें एक स्वायत्त शासी सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, और उसी में आपको बता दें जो महिलाओं के लिए जो कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण है। पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यावधि तय करना, और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना है। दोस्तों ये पंचायती राज संबंधित पूरी जानकारी थी, संवैधानिक से लेकर आरक्षण तक। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? जो कोई राज्यपाल किसी भी राज्य में, जैसे भारत देश में एक राष्ट्रपति होता है उसी की तरह सारी चीज़ें हैं, बस राज्यपाल के हाथ में एक चीज़ नहीं होता, वो है कि ये किसी की सज़ा, जिसको मृत्यु दंड घोषित हुआ हो
ये माफ़ नहीं कर सकता। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जैसे राष्ट्रपति का काम पूरा भारत के दृष्टि पर सेम है, उसी तरह से एक प्रदेश के लिए एक राज्यपाल होता है। 127 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 है, ठीक, कम से कम 35 ईयर्स का होना चाहिए। 128 देखेंगे। 128 में क्या कह रहा है, इसमें आपको सूचियाँ मिलानी है। तो सूचियों में आपको सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो इसमें कुछ इस तरह से आपको सूची मिलानी पड़ेगी। देखिए, सूची 1 में भारतीय संघ दिया हुआ है, और आपको बता दें कि इधर प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारतीय संघ का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, यानी बी का 3 हो जाएगा। नगर निगम का मेयर होता है, और ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए का 1, बी का 2, सी का नगर निगम का 3, ग्राम पंचायत का 4, ग्राम पंचायत का सरपंच यानी 2, डी पे 2 आएगा। तो ए पे 1, डी पे 2, ए पे 1, डी पे 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 356, आपको पता है कि 356 जो है आर्टिकल, ये एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन से प्रावधानित किया गया है, ठीक है। और ये है क्या, आपको पता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा हो जाती है, तो उसके उपबंध में अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देता है राष्ट्रपति शासन की। और ये जो था, ये सबसे पहले 1959 में लगाया गया था, कहाँ, केरल में, ठीक है। 1959 में केरल में लगाया गया था। सबसे प्रथम प्रयोग इसका जो हुआ था केरल में हुआ था, 1959 में सबसे पहली बार केरल में लगाया गया था, ठीक है। और आपको बता दें कि तब नेहरू की सरकार ने केरल की नंबूदरीपाद मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, नगर निगम कौन सा कर लगा सकती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका 130 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका गृह कर होता है, ठीक है। जो हाउस टैक्स होता है, शहरों में आप अगर किसी नगर क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हाउस टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। 131 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन यात्री ट्रेन के बीच कहाँ, मतलब किसके बीच चली थी। 131 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। 1843 में आपको पता है कि गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड हार्डिंग था, और इसने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रख दिया, और देश में पहली रेलगाड़ी का जो परिचालन हुआ था वो 22 दिसंबर को 1851 को हुआ था, ठीक। और ये चली कहाँ से कहाँ के बीच में थी, तो इसका जो निर्माण कार्य था ये सब इसमें पूरा मतलब मामला था। उसके बाद जो ये पहली बार चली थी तो ये बम्बई से लेकर ठाणे के बीच चली थी, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित कहाँ होता है। दोस्तों, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको PDF जो है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हर अभ्यर्थियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको जो एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं वो आपको मैं करा रहा हूँ, और बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो 132 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सोनपुर। और ये सोनपुर है कहाँ, ये बिहार में पड़ता है। और यही जो सोनपुर है ये हिंदुओं का एक प्राचीन तीर्थस्थल भी रहा है, और यहाँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक हरिहर नाथ जी का मंदिर भी है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है हरिहर नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो वो भी आपका कहाँ है, सोनपुर में, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, वो ये है दोस्तों कि यहाँ तेल नदी के तट पर स्वर्ण मेरु महादेव का भी मंदिर है, और गंडकी गंगा संगम जो है यहाँ मतलब एक तीर्थ स्थल माना जाता है। गंडकी और गंगा नदी का एक संगम है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। और एक चीज़ आपको इसमें और बता दूं कि ये श्रीमद् भागवत में इसे सालग्राम क्षेत्र कहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक पुण्य भूमि के रूप से ये जाना जाता है। और आपको बताते हैं कि ये जो भूमि थी, यहीं से महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते हुए श्री राम लक्ष्मण यहाँ पधारे थे। और ये स्थान जो है ऋषियों तपस्वियों की हमेशा सदा ये प्रिय रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोनपुर, ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई।
राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना हुई थी 133 का अगर देखें तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही डी हो जाएगा 1961 में। और ये हुई क्यों थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन के पश्चात वर्ष 1962 में ही राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन 1961 ही हो जाएगा। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो जो समता का यानी समानता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आपको मैं बता दूं कि समता या समानता का अधिकार कह सकते हैं 14 से लेकर 18 तक है। और ये 14 से 18 तक हैं क्या, कौन कौन से अनुच्छेद? जैसे अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष आपको समानता देता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 आपके लिए क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान दिया गया है कि जो धर्म है, नस्ल है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 में ये है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता आपको मिलेगी। इसमें भी किसी प्रकार की आपकी, चाहे आप किसी भी जाति विशेष से हों या कुछ भी हों। ठीक है। 17 है आपकी छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत है। अगर इसका कोई उन्मूलन करता है तो इसके लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 18 आपका जो है, अनुच्छेद 18 बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, सिवाय मतलब अगर कोई बाहर भी देश में कोई किसी प्रकार से अगर उसको उपाधि दी जा रही है तो उसको राष्ट्रपति के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 14 से 18 होगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश में लचीला संविधान लागू है? बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। 135 ऑप्शन नंबर इसका अगर देखें तो ब्रिटेन का जो संविधान था प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं उसको। लचीला का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़ी जिस प्रकार से कहीं भी आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में भी ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें और भी तमाम जानकारियाँ हैं जो आपको हो सकती हैं। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का मतलब क्या है? 4 है काइटन, एकिनस, यूप्लेक्टेला, लीच। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है 136 में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूप्लेक्टेला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है 137 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? 138 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तारककाय। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पेट का लेकर, लेखपाल का लेकर जानकारी लेना चाहते हैं और वीडियो में जो नई वैकेंसी या फिर वीपीओ संबंधित जानकारी, ये तमाम जानकारियाँ आपको मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ जैसे जैसे जानकारी आती रहती है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और डेली आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। कल जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 139 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो 140 का अगर देखें तो इसका जो है वो सारस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सारस क्रेन। अभी आपने अमेठी में एक कहानी देखी होगी, वो कहानी इसलिए प्रचलित हो गई क्योंकि वो यूपी का राजकीय पक्षी था। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? 141 ये जो है अपखंडित, ठीक है, पूर्वा जो है एक अपखंडित अधिवास में शामिल है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो 142 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलिमंजारो। ये 3 ज्वालामुखी शंकु, किबो और मवेंजी और शिरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? 5885 मीटर। ठीक है, 5885 या ऐसे ही 95 समथिंग कुछ है, एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित कहाँ है? 143 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई तट। मानसूनी वन पाए जाते हैं कहाँ पर? जहाँ वर्षा होती है कितनी? 144 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ 70 से 100 सेमी बारिश होती है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है कहाँ का? 145 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें और क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं क्या है? 146 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा,
जलकुंभी। जलकुंभी मतलब वाटर हाइसिंथ, या इसको कह सकते हैं इकोर्निया क्रैसिप्स। पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जो मूलतः अमेजन का है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया है। जलकुंभी शब्द पहले में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था, ठीक है, और इसे ही बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो 146 का ए ऑप्शन हो जाएगा जलकुंभी या फिर इकोर्निया क्रैसिपस। वायरस के अजैविक होने के लक्षण क्या है? 147 का इसका लक्षण है प्रजनन ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 148 पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो है आपका एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 149 स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो है। 149 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजोटोबैक्टर। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 150वां, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो 150 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी डीएनए, ठीक है। और बी डीएनए के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सामान्य संरचनात्मक और पूर्ववर्ती प्रकार का ये होता है, और कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। जो कोशिका होती है जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ही कर दी थी, ठीक है। आपको बता दें कि कोशिका जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं वो जीवाणु, प्रोटोजोआ और यीस्ट ये सब होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के 30 क्वेश्चन जो कि जीके, जीएस और साइंस के हैं ये बेहद ज़्यादा आपको, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के निचोड़ थे, तो आप लोग इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। इस वीडियो में दें दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में।